अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में भाई सबका वेलकम है। और इस क्लास में चैप्टर 2 का बिल्कुल सेकंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। वो रहने वाला है और इस पर जो है हमें बातें करनी है और ये समझना है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है। अच्छा देखो, इस चैप्टर में ना मैं अभी आपको पहले फिल्ट्रेशन पढ़ा चुका हूँ, क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन। अब जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बारी है। फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस था ना, वो उन सॉल्यूशंस के लिए था या वो उन मिक्सचर्स के लिए था जिनमें जो है आपके जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल हैं। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को किसी लिक्विड में से अलग करने का नाम फिल्ट्रेशन था। ठीक है ना। या आप यूं समझ लो, जिस तरीके से चाय है, आपकी चाय में पत्ती इनसॉल्युबल रहती है तो आप उसे छानी की मदद से छान करके अलग कर लेते हो। बिल्कुल ऐसा ही फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन उन मिक्सचर्स के लिए है जिनमें इनसॉल्युबल पार्टिकल्स या इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज मौजूद हों, उनके लिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस था। उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन उनके लिए था जो कंप्लीट एक मिक्सचर बना हुआ था, एक कंप्लीट होमोजीनियस मिक्सचर जिसे सॉल्यूशन बोला जाता है। सॉल्यूशन में से किसी चीज को आपने बाहर निकालना है, क्रिस्टलाइज करना है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस उसके लिए था। सिमिलरली सब्लिमेशन का प्रोसेस, दो सॉलिड्स अगर पड़े हैं और उनमें से एक सॉलिड, दोनों आपस में मिक्स हुए पड़े हैं और उनमें से एक सॉलिड जो है सब्लिमेशन कर सकता है, तो सब्लिमेशन की मदद से उस सॉलिड को, मिसाल के तौर पर आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, बेंजोइक एसिड है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है, इनको आप अलग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी है ना, ये भी इसी ही तरह का ही एक टॉपिक है कि इनमें भी ऐसा रहेगा कि किसी एक लिक्विड के अंदर कोई सोल्यूट सॉल्यूबल होगा, एक सोल्यूशन बना हुआ होगा और उस सोल्यूशन में से हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है किस तरीके से डिफरेंट है, ये इस तरीके से डिफरेंट है कि जिन सॉल्यूशंस में से हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या सब्लिमेशन नहीं निकाल सकते, उनके लिए हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस यूज करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में एक ऐसी खास बात है, वो ये कि इसमें जो है हीट का कोई चक्कर नहीं रहता। देखो, सब्लिमेशन आपको करवानी पड़ती है तो आपको हीट करना पड़ता है, मिक्सर को हीट करना पड़ता है, तो जो सब्लाइमेबल सॉलिड होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आप अलग कर लेते हो फिर। ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन में भी आपको जो है पहले जो है सॉल्यूशन को क्या करना पड़ता है, गाढ़ा करना पड़ता है, कंसंट्रेटेड करना पड़ता है, फिर उसे ठंडा करना पड़ता है अंटिल वो क्रिस्टल्स जो है थ्रो करे। ठीक है ना। तो वहां पर हीट और टेम्परेचर का चक्कर रहता है। सब्लिमेशन में भी ऐसा रहता है। जबकि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है ना, इसमें हीट का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। इसमें आपका हीट से या टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं रहने वाला। ठीक है। ये सादा सी टेक्निक है, बहुत सादा सी। तो ये उन मिक्सचर्स में से सोल्यूट को या डिजायर्ड प्रोडक्ट को अलग करने के लिए यूज होता है जो वोलेटाइल हो या थर्मली अनस्टेबल हो। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो थर्मली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है। यानी हीट करने पर वो टूट जाते हैं। मिसाल के तौर पर काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हीट करने पर टूट जाते हैं। ठीक है। उनको हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से जो है अलग कर सकते हैं। ठीक है। उनके लिए अगर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस इख्तियार करेंगे या हम उनके लिए सब्लिमेशन का प्रोसेस इख्तियार करेंगे तो हीट करने पर वो डिकम्पोज होकर कोई नया कंपाउंड बना देंगे, तो हमें जो कंपाउंड चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे कंपाउंड का मिक्सचर जो थर्मली अनस्टेबल हो, ठीक है, उनके लिए हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। या ऐसे कंपाउंड्स जो वोलेटाइल हो, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर पेट्रोल है, आपने पेट्रोल को अलग करना है। ठीक है। या जो है पेट्रोल में से किसी हाइड्रोकार्बन को, ऑक्टेन को अलग करना है, मान लो। ठीक है। ऑक्टेन क्या है, वोलेटाइल होता है। ठीक है। हीट करने पर उड़ जाता है, हीट करने पर उड़ जाता है। तो हम क्रिस्टलाइजेशन या सब्लिमेशन जैसी बेवकूफी नहीं कर सकते वहां पर। ठीक है ना। तो वैसे भी जो है आपका जो ऑक्टेन है वो क्रिस्टलाइज होकर के तो अलग होने से रहा। ठीक है ना, क्योंकि वो जो है क्रिस्टलाइज तो होता नहीं है, लिक्विड रहता है हमारे पास। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है फिर इस तरह की चीजों को सेपरेट आउट करने के लिए एक बेस्ट टूल है हमारे पास। ठीक है। उन सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए जो थर्मली अनस्टेबल हो या फिर वोलेटाइल हो। ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड फॉर थर्मली अनस्टेबल और वोलेटाइल सब्सटेंसेस। देखो, मैंने फिल्ट्रेशन भी बताया कि किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन को
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के साथ रिलेट करके बताया। ठीक है, ये उन सब्सटेंसेस के लिए जो थर्मली अनस्टेबल या फिर वोलेटाइल हो, ठीक है, यानी उड़ जाते हो हीट करने पर, जिस तरह से पेट्रोल है आपका। अच्छा, तो ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ठीक है, इसके यूजेस तो मैंने बता दिए कि हम इसको कब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब हम क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन का इस्तेमाल न कर पा रहे हो किसी सॉल्यूशन में से जो है अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को अलग करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो या तो थर्मली अनस्टेबल है या फिर वोलेटाइल है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बेसिकली क्या है, ठीक है, इसको समझ लिया जाए और देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का अपरेटस, जो फ्लास्क होती है उनकी, वो है ये देखो। ठीक है, यहां पर जो है ये नॉब लगी हुई है जिसकी मदद से जो है लिक्विड का नीचे आना कंट्रोल किया जा सकता है। यहां पर मानो कोई सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है, मिसाल के तौर पर वाटर में किसी चीज का सोल्यूशन है। ठीक है, मानो यहां पर ये वाटर है, दिस इज वाटर, और इस वाटर के अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस हैं वो किसी ना किसी सॉल्वेंट, ये जनरली वाटर में होते रहते हैं। ठीक है, मान लो कि यहां पर वाटर के अंदर कोई एल्काइल हैलाइड बन गया है। ठीक है, ये मान करके चलते हैं, मान लो कि यहां पर कोई एल्काइल हैलाइड बन गया है, एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर मौजूद है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर मौजूद है। तो हम चाहते हैं कि ये हमारा जो एल्काइल हैलाइड है इसको हम पानी में से अलग कर लें, इसको हम पानी में से अलग कर लें। ठीक है, निकाल करके अलग रख लें। तो इसका पता है तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि ऐसे ये जो फ्लास्क है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन फ्लास्क, इसमें यहां से ऊपर से कोई ऑर्गेनिक लिक्विड डाल दो। क्योंकि आप जानते हो वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक होता है, जबकि जो एल्काइल हैलाइड है ये ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। तो आप लाइक डिसॉल्व लाइक का फैक्टर जानते हो कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक है या जो पोलर हैं वो पोलर में डिसॉल्व होते हैं। यानी वाटर जो है ये एक पोलर सॉल्वेंट है और इनऑर्गेनिक है। तो इसमें इनऑर्गेनिक चीजें जैसे आयनिक सॉल्ट्स वो बढ़िया से डिसॉल्व होते हैं। एल्काइल हैलाइड इतने बढ़िया से डिसॉल्व नहीं होते, ऑल्दो इंड्यूस्ड डाइपोल की वजह से कुछ ना कुछ सॉल्युबिलिटी रहती है एल्काइल हैलाइड्स की वाटर में, लेकिन एल्काइल हैलाइड वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते, उतने अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पाते। तो अगर हम चाहते हैं कि एल्काइल हैलाइड्स को वाटर में से अलग कर लिया जाए कंप्लीटली तौर पर, तो इसका तरीका यह है कि यहां से कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया जाए। ठीक है, या तो ईथर या कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म डाल दिया जाए, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, वो यहां से डाल दिया जाए। आमतौर पर जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वो ईथर यूज किया जाता है, ईथर। और ईथर के नाम पर ही इसका नाम ईथर एक्सट्रैक्शन रखा है। ईथर एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की ही एक टाइप है जिसमें ईथर का यूज किया जाता है, और ये सबसे कॉमन टाइप है। बाय नेम एमसीक्यूज भी पूछता है कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज, तो आप बताओगे दैट इज ईथर एक्सट्रैक्शन, दैट इज ईथर एक्सट्रैक्शन, ईथर की मदद से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करना। तो द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ ईथर इज कॉल्ड ईथर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ईथर डाइइथाइल ईथर आप यूज करते हो। फार्मूला लिख देता हूं, C2H5OC2H5, ये डाइइथाइल और ये ईथर। ठीक है ना। तो अब होगा क्या कि एल्काइल हैलाइड क्योंकि ऑर्गेनिक है और इसमें नॉन पोलर चेन जो है वो ज्यादा होता है, नॉन पोलर हिस्सा ज्यादा होता है, तो वाटर में मिक्सअप रहने की बजाय क्या होगा, एल्काइल हैलाइड यहां से निकल करके ईथर में मूव करना शुरू कर देगा, ईथर में मूव करना शुरू कर देगा। जैसे ही हम यहां पर ईथर ऐड करेंगे, हम यहां से इसकी लिड को यहां से क्लोज कर देंगे। ठीक है, और ये जो हमारी फनल है, ये जो हमारी फ्लास्क है, इसे पकड़ करके जोर जोर से हिलाएंगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि ईथर और वाटर एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। ऐसा करने से कुछ ना कुछ वाटर उधर मूव करेगा और वाटर में एल्काइल हैलाइड रहेगा। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड जो है वो ईथर में चला जाएगा, पानी वापस नीचे आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हो पानी और ईथर ये एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होते, ये वेरी पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, बहुत कम एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो हमारा सॉल्वेंट जो हमने इस्तेमाल किया है वो नीचे वाले मौजूद सॉल्यूशन में खुद मिक्सअप ना हो। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर यहां पर हम अल्कोहल यूज नहीं कर सकते, एथेनॉल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हो कि एथेनॉल पानी में सॉल्युबल होता है, एथेनॉल पानी में सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसीलिए हमने ईथर इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि ईथर वेरी पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, वेरी पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर।
तो ईथर जो है पानी में मिक्सअप नहीं होगा, ईथर ऊपर ही रहेगा, पानी नीचे रहेगा। पानी में से अल्काइल हैलाइड या जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट कोई भी है, ठीक है, यहाँ तो हमने जनरली अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल ले लिया, वो निकल करके पानी में जाना शुरू कर देगा, ठीक है। और जब अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट में अल्काइल हैलाइड उधर जा चुका होगा तो हम ईथर को निकाल करके अलग कर लेंगे, ईथर को बाहर रखेंगे, ईथर वोलेटाइल होता है, ईथर उड़ जाएगा और हमें अल्काइल हैलाइड पीछे मिल जाएगा। ये ईथर में से भी इसको सेपरेट करने के लिए आगे फिर फर्दर टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। ये तो अभी फिलहाल हमारा जो मेन मुद्दा ये है कि पानी में से इसको कैसे अलग किया जाए, ठीक है ना। तो मिक्स भी हम इसको कर सकते हैं इजीली, ठीक है, क्योंकि ईथर पानी में सॉल्युबल नहीं है। मिक्स इसीलिए करते हैं ताकि दोनों का जो कांटेक्ट एरिया है या जो सरफेस एरिया है वो जो है बढ़ जाए, ठीक है। अभी तो देखो ना, यहां से इतना सिर्फ ये वाला जो एरिया है यहां पर ईथर और वाटर कांटेक्ट में है, थोड़ा शेक करेंगे तो कुछ पानी उधर जाएगा, कुछ ईथर इधर आएगा, तो पानी और ईथर में आमना सामना होगा। पानी में जो अल्काइल हैलाइड या जो भी हमारा डिजायर्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो पानी से निकल करके ईथर में जाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। इसी प्रोसेस का नाम है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसी प्रोसेस का नाम है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो इट इज अ प्रोसेस in which a solution containing a desired solute is mixed with a solvent which does not मिक्स विद द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के साथ मिक्स ना हो, विद द सॉल्यूशन, एंड डिजायर्ड प्रोडक्ट या डिजायर्ड सॉल्यूट इज मोर सॉल्यूबल इन दैट सॉल्वेंट, ठीक है। ये देखो, तो हमने ऐसा सॉल्वेंट ऐड किया जो पहले सॉल्यूशन में मिक्स नहीं हो रहा, लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट मौजूद है वो इस सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल है, तो वो यहां से निकल करके इधर जाना शुरू कर देगी। तो प्रोसेस इन विच अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ डिजायर्ड सॉल्यूट इज मिक्स्ड विद अ सॉल्वेंट दैट डज नॉट मिक्स विद द सॉल्यूशन बट द सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन द इनिशियल सॉल्यूशन इज मोर सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट, ठीक है, इन दैट सॉल्वेंट। तो इस वजह से वो निकल करके उधर जाना शुरू कर देगी। ये सब चीजें इतनी साफ और सादा नहीं है जितनी दिखाई पड़ रही हैं, तो इनमें टेढ़ापन भी है। क्या टेढ़ापन है वो अभी समझते हैं हम। सबसे पहले आपसे बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो आपने डेफिनेशन देनी है, ऐसे डायग्राम बनानी है, ठीक है, और साथ जो है एग्जांपल देनी है कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज ईथर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, इतनी बात करनी है, सफिशिएंट होगा। और इसी तरीके से बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ईथर एक्सट्रैक्शन, तो आप बताओगे द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज ईथर एक्सट्रैक्शन। It is a solvent extraction that is done by using ether, ठीक है। If our desired organic product is present in water, it is mixed with ether in a solvent extraction funnel and they are shaken together so that the organic product moves from the aqueous layer to the organic layer of ether, ठीक है। Ether and water does not mix well, they are shaken together to increase the surface area of contact so that more product move from the aqueous layer to organic layer। तो ये बातें आप करोगे, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने आपको बताया ये सब चीजें ऐसे सीधी नहीं है जैसे दिखाई पड़ रही हैं, इनमें एक टेढ़ापन है। इनमें एक टेढ़ापन ये है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस कैसे है इस बात को समझते हैं, ठीक है, इस बात को समझते हैं। देखो मिसाल के तौर पर ये मेरे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की फ्लास्क है, ठीक है, और यहां पर मानो वाटर मौजूद है, यहां पर मानो वाटर मौजूद है। 9th क्लास में आप एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते थे, चैप्टर नंबर 6 में, सॉल्यूशन चैप्टर जो था, वहां पर आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि why iodine is soluble in carbon tetrachloride while iodine is insoluble in water। तो आप आंसर बड़े शौक से लिखते थे कि iodine is non-polar, so it is insoluble in water because water is a polar solvent, while iodine is soluble in carbon tetrachloride because carbon tetrachloride is a non-polar substance, is a non-polar solvent। Iodine being non-polar according to like dissolve like is
soluble in CCl4, ठीक है। तो आयोडीन जो है वो पानी में soluble नहीं है, ठीक है, जबकि CCl4 में वो soluble रहती है, ठीक है। तो अगर हम आयोडीन को चाहें जबरदस्ती पानी में डिसॉल्व करना, आयोडीन को हम जबरदस्ती पानी में डिसॉल्व करना चाहें, तो उसका तरीका यह है कि पानी के अंदर आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड ये मिला दो, या कोई आयोडाइड सॉल्ट जैसे सोडियम आयोडाइड मिला दो। तो सवाल यह है कि भाई हम कुछ पागल हैं कि ये मिलाएं और फिर जो है इसमें से अलग करते फिरें। तो ऐसा नहीं होता। जनरली ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं कि जिनमें जो प्रोडक्ट है हमारी पोटेशियम आयोडाइड बन रही होती है और उसके साथ आयोडीन और वाटर बन जाता है, उसके साथ आयोडीन और वाटर बाय प्रोडक्ट में बन जाता है। ऐसे ढेर सारे रिएक्शन जो है सेकेंड ईयर में पढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल इतनी बात हमारी मान लो कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें Ki, I2 और H2O इकट्ठे बन जाते हैं, तो इनका एक सोल्यूशन सा बन जाता है, क्योंकि I2 और Ki वाटर के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस की वजह से जो आयोडीन है ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। कैसे डिसॉल्व होती है? बेसिकली आप जानते हो ये जो I2 है, ये I2 प्लस ये जो पोटेशियम आयोडाइड है ये I माइनस का सोर्स होता है, ये I माइनस का सोर्स होता है। तो ये I2 और ये I माइनस, I2 और I माइनस ये आपस में जुड़ करके I3 माइनस बना देते हैं। इसे बोलते हैं ट्राई आयोडाइड आयन, ठीक है। इसका जो कलर होता है ये ब्राउन कलर होता है, इसका जो कलर होता है ये ब्राउन कलर होता है। और आयोडीन आप जानते हो कि पर्पल कलर की होती है, आयोडीन पर्पल कलर की होती है, जबकि ट्राई आयोडाइड आयन ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। तो ये भी बाय नेम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई आयोडीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर व्हाइल इट बिकम्स सॉल्युबल इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो आपने वही कहानी सुनानी है कि आयोडीन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, लाइक डिसॉल्व लाइक के अकॉर्डिंग। नॉन पोलर में हल होता है जबकि पोलर में। तो आयोडीन क्योंकि नॉन पोलर है इस वजह से पानी में हल नहीं हो सकती। लेकिन अगर पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया जाए तो आयोडीन जो कि पर्पल होती है ये आयोडाइड आयन से रिएक्ट करके ब्राउन कलर के ट्राई आयोडाइड आयन बनाना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि ट्राई आयोडाइड आयन चार्ज्ड है इसी वजह से पोलर सॉल्यूशन जो है उसमें डिसॉल्व हो पाता है, ठीक है, पोलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो पाता है, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे आयोडीन है, आयोडीन जिसका कलर पर्पल होता है, आपने उसे पानी डाल रखा है, आयोडीन हल नहीं हो रही, जैसे ही आप Ki पोटेशियम आयोडाइड डालोगे तो जो सोल्यूशन आपका होगा उसका कलर पर्पल से ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, जो इस बात का सबूत है कि ट्राई आयोडाइड आयन बने और पानी में डिसॉल्व हो गए, ठीक है ना, और एक अच्छे से सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये सवाल भी आपसे पूछता है। अब मिसाल के तौर पर कोई ऐसा रिएक्शन हो गया जिसमें आयोडीन और Ki इकट्ठे बन गए, साथ पानी भी बाय प्रोडक्ट में बन गया, तो ऐसा एक सोल्यूशन सा बन गया आयोडीन का पानी में, और हम चाह रहे हैं कि आयोडीन को पानी से निकाल करके अलग किया जाए। तो इसका तरीका यह है कि किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज किया जाए, जैसे मिसाल के तौर पर CCl4, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि CCl4 को ना यहां पर डाल देते हैं और यहां से इसको बंद कर देते हैं, इसको अच्छे से पकड़ करके हिलाते हैं, शेक करते हैं, ताकि दोनों में सरफेस एरिया बढ़े, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़े, और हो क्या कि यहां से ये जो ट्राई आयोडाइड आयन है ये वापस I- और I2 में टूटे और I2 CCl4 में मूव कर जाए, ठीक है, I2 CCl4 में मूव कर जाए। तो ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इसमें पता है होता क्या है, ये जो ट्राई आयोडाइड आयन पानी में मौजूद है ये ऐसा नहीं होगा कि CCl4 को देख करके बावला हो जाएगा और सारा का सारा आयोडीन में टूट जाएगा और भाग करके CCl4 में चला जाएगा, नहीं, टोटली ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर बता रहा हूं, ठीक है ना, कि एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि ऐसा ही होता है। जैसे ही आप CCl4 डालोगे ट्राई आयोडाइड आयंस का कुछ हिस्सा, सारा का सारा नहीं, कुछ हिस्सा आयोडीन में टूटेगा, एक फिक्स्ड हिस्सा, ठीक है। मानो कि यहां पर पहले अपने पास 100 मॉलिक्यूल थे, ट्राई आयोडाइड आयन के 100 मॉलिक्यूल थे, तो मान लो कि 50 मॉलिक्यूल जो है वो I2 में टूट गए, 50 मॉलिक्यूल I2 में टूटेंगे और ये 50 मॉलिक्यूल CCl4 में मूव कर जाएंगे, ठीक है। बाकी 50 जो है वो यहीं पर ऐसे कैसे ठहरे रहेंगे, बाकी 50 यहां पर ऐसे कैसे ठहरे रहेंगे, ठीक है, वो नहीं आएंगे, ठीक है। चाहे जितनी देर आप CCl4 पड़ा रहे, चाहे जितना मर्जी आप हिलाते रहो, फिर आप क्या करोगे, इस CCl4 को यहां से निकाल लोगे, ठीक है, फिर दोबारा नया CCl4 डालोगे अलग से, ठीक है। फिर होगा क्या, इन 50 में से आधे मॉलिक्यूल 25 जो है वापस CCl4 में चले जाएंगे, बाकी के जो है वो यहीं पर ही रह जाएंगे, बाकी जो है वो यहीं पानी में ही रह जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्राई आयोडाइड आयंस, ठीक है।
तो फिर आप CCl4 निकाल लोगे, फिर और डालोगे, पीछे जो है 25 इधर चले गए थे, पीछे 25 बच जाएंगे। दोबारा जब आपने CCl4 डाला, इन 25 में से तकरीबन लगभग 12-13 मॉलिक्यूल जो है इधर चले जाएंगे, ठीक है, CCl4 में चले जाएंगे। बाकी 12 मॉलिक्यूल पीछे पानी में बच जाएंगे। फिर आप इस CCl4 को निकाल लोगे, वापस नया CCl4 डालोगे, फिर इन 12 में से 6 चले जाएंगे, ठीक है, पीछे 6 बच जाएंगे। फिर और CCl4 डालोगे, फिर 3 चले जाएंगे, फिर 2 चले जाएंगे। तो इस तरह से करके एक एक कर इस तरह से करके इस फिक्स्ड रेशियो में, तो आप देख रहे हो इस फिक्स्ड रेशियो में जो है आयोडाइड आयन जो है आयोडीन में कन्वर्ट होकर के CCl4 में जा रहे हैं, ठीक है। हर बारी टोटल मॉलिक्यूल में से आधे जाते हैं, टोटल में से आधे जाते हैं। 100 थे तो 50 गए, 50 थे तो 25 गए, 25 थे तो 12-13 चले गए, 12 थे तो 6 चले गए, 6 थे तो 3 चले गए। तो इस तरीके से एक फिक्स्ड रेशियो में जा रहे हैं, ठीक है। और ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आयोडाइड आयन जो है ये कितने प्रेजेंट है, इनकी तादाद पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन रेशियो हर बारी सेम है, ठीक है। 100 और 50 की रेशियो, 50 और 25 की, 25 और 12 की, 12 और 6 की, 6 और 3 की, ठीक है। ये रेशियो हर बारी सेम है क्योंकि हर बारी आधे मॉलिक्यूल्स उधर जा रहे हैं। इसी का नाम है इक्विलिब्रियम फिनोमेना, इसी का नाम है इक्विलिब्रियम फिनोमेना। बाय नेम MCQ भी पूछता है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ डैश प्रोसेस, पूछेगा इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, तो आपने बताना है कि इट इज एन इक्विलिब्रियम फिनोमेना, ये इक्विलिब्रियम फिनोमेना, ठीक है। तो इस लॉ को जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ, ठीक है। यहां पर इसकी स्टेटमेंट लिख दी जाए, यहां पर जो है इसकी स्टेटमेंट लिख दी जाए कि सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ between the two layers of immiscible liquids in a fixed ratio irrespective of the amount of solute present or the amount of solvent added, ठीक है। आप चाहे जितना मर्जी सॉल्वेंट ऐड कर लो और सॉल्यूशन में पहले से जितना मर्जी चाहे सोल्यूट ऐड हुआ हो, जो मूवमेंट होगी सोल्यूट की एक लेयर से दूसरी लेयर में, वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में रहेगी, ठीक है। यानी अभी हमने देखा, जैसे मिसाल के तौर पर हर बारी आधे मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे, हर बारी आधे मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे। ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि हर बारी 25% मॉलिक्यूल मूव करें, 30% मॉलिक्यूल मूव करें। ये तो एक बस सादा सी एग्जांपल समझाने के लिए थी, ठीक है ना। तो सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ इमिसिबल लिक्विड। सॉलिड एक्सट्रैक्शन में जो दो हम यूज करते हैं लिक्विड, दोनों इमिसिबल होते हैं। CCl4 वाटर इमिसिबल है। इन अ फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में मूवमेंट चलती है, ठीक है, irrespective of the amount of solute present। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कितना सोल्यूट मौजूद है। जब 100 मॉलिक्यूल मौजूद थे तब उसका 50% जा रहे थे, यानी 50 जा रहे थे। जब 50 हो गए तो उसका 50% जाने लग गए, यानी 25 जाने लग गए। तो जब 25 पीछे बच गए तो फिर उसका 50%, 12-13 मॉलिक्यूल जाने लग गए। जब पीछे 12 बच गए तो उसका 50%, कितने, 6 मॉलिक्यूल जाने लग गए। तो इस तरीके से एक फिक्स्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूशन चलती है और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होती रहती है, ठीक है। जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाती है, हम देखते हैं मजीद आयोडीन जो है CCl4 में नहीं आ रही, तो हम जो है CCl4 को निकाल करके नया CCl4 डालते हैं ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा स्टैब्लिश हो और आयोडीन आए, ठीक है। फिर उसको बाहर निकाल लें, फिर और CCl4 डालें, फिर इक्विलिब्रियम दोबारा स्टैब्लिश हो, फिर उसे निकालें, फिर और CCl4 डालें। तो इस तरीके से 5-6 दफा करने से, मैक्सिमम 6 दफा करने से 98% जो हमारा सोल्यूट है वो रिकवर हो चुका होता है, ठीक है, इस तरह से करने से। अच्छा, एक और बात आपसे पूछेगा कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ठीक है, इसी का नाम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी है, डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन लॉ, ठीक है, पार्टीशन लॉ, ठीक है। आप कहो कि एक ही बार में अगर ज्यादा से CCl4 डाल दिया जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी आयोडीन निकल करके एक ही साथ CCl4 में चली जाए? तो आंसर है ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें कहता है कि अगर सोल्यूट प्रेजेंट हो और बाहर से आप कोई दूसरा इमिसिबल लिक्विड डालो जिसमें जो आपका सोल्यूट है
वो ज्यादा सॉल्युबल हो, तो जो सोल्यूट खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेगा दो लेयर्स के बीच में वो फिक्स्ड रेशियो में करेगा। ठीक है, सोल्यूट का यहां से निकल करके यहां जाना इस बात की दलील है कि यहां पर जो है आपका सोल्यूट ज्यादा सॉल्युबल है, लेकिन क्योंकि ये इक्विलिब्रियम फिनोमिना है इस वजह से एक ही बार में सारा सोल्यूट नहीं जा पाता, क्योंकि आप जानते हो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जहां भी स्टैब्लिश होता है हमारा प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाता है। ठीक है, कभी वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो हर बारी जो है एक खास रेशियो में मॉलिक्यूल मूव करते हैं। ठीक है, जितनी कम करते जाओगे लेकिन रेशियो फिर भी सेम ही रहेगी। तो आपसे पूछेगा कि व्हाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शन इज नेसेसरी, व्हाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शन इज नेसेसरी रादर देन यूजिंग अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कहेगा कि हम ज्यादा सारा Cl4 अगर यूज कर ले तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, बजाय इसके कि हम थोड़ा थोड़ा CCl4 हर बारी में यूज करें। इसका आंसर आपने देना है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और इसको गवर्न करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये एमसीक्यू भी आता है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज गवर्न्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी जब कभी ये चैप्टर शामिल होता है तो वहां भी एज इट इज यही एमसीक्यू आ जाता है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज गवर्न्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो आप शॉर्ट में भी यही बताओगे कि इसको गवर्न करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसकी वजह से एक ही बारी में कंप्लीट ट्रांसफर सोल्यूट का पॉसिबल नहीं होता। सोल्यूट हमेशा खुद को फिक्स्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कितना सोल्यूट मौजूद है या आपने कितना सॉल्वेंट ऐड किया है। ठीक है, हर बारी में ये डिस्ट्रीब्यूशन एक फिक्स्ड रेशियो में होगी। ठीक है, तो ये बातें आपने करनी है। तो ये पता कैसे चलता है कि अब जो है मैक्सिमम सोल्यूट जो है हमारा ऑर्गेनिक लेयर में जा चुका है, मैक्सिमम सोल्यूट हमारा ऑर्गेनिक लेयर में जा चुका है। इसका जवाब ये है कि यहां पर देखो ये ट्राई आयोडाइड है ब्राउन कलर का, ट्राई आयोडाइड है ब्राउन कलर का, वाटर में रहेगा तो ब्राउन कलर होगा। ठीक है, और आयोडीन है इसका कलर है पर्पल। तो जैसे ही ट्राई आयोडाइड I2 में कन्वर्ट होके यानी पर्पल I2 में कन्वर्ट होके CCl4 में जाएगा तो CCl4 का कलर भी पर्पल होना स्टार्ट हो जाएगा। हम जब तक देखते रहेंगे कि कलर जो है CCl4 का पर्पल होता जा रहा है यानी पर्पल कलर बढ़ रहा है, तब तक हम वेट करेंगे। जैसे ही हम देखेंगे कि पर्पल कलर अब मजीद नहीं बढ़ रहा तो हम CCl4 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। यहां हम देख सकते हैं जब ब्राउन कलर के आयोडाइड I2 में कन्वर्ट होकर यहां जाना शुरू कर देंगे तो वाटर का जो ब्राउन कलर होगा, वाटर का जो सोल्यूशन है ट्राई आयोडाइड आयन का, उसका जो ब्राउन कलर होगा वो फेड होने लग जाएगा। जब तक हम देखेंगे कि वाटर का ब्राउन कलर फेड हो रहा है तब तक हम वेट करेंगे। जैसे ही फेड होना बंद हो जाएगा फिर हम जो है अपना CCl4 यहां से रिमूव कर लेंगे, अपना CCl4 यहां से रिमूव कर लेंगे। रिमूव कैसे करते हैं, देखो यहां से जो है ये हटाते हैं, ये नॉब हटाते होते हैं। ठीक है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो पहले नीचे गिर जाता है, उसको अलग करके हम एक साइड पर कर लेते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, और जिसकी डेंसिटी कम है वो फिर वहीं रह जाता है। फिर चाहे वो मानो अभी CCl4 यहीं रह गया तो हम CCl4 को यहां पर ही रहने देते हैं। ठीक है, पानी निकाल लिया, जो सोल्यूशन होता है उसे बाहर निकाल लिया, उसको दूसरी फ्लास्क में ले लिया, ये CCl4 हमें यहां पर मिल गया। ठीक है, फिर जो है वो जो सोल्यूशन हमें अलग से मिला होता है उसमें दोबारा थोड़ा सा CCl4 डालते हैं, फिर जो है आयोडीन मूव करके उधर जाने लगती है। ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, फिर यही प्रोसेस हम रिपीट करते होते हैं। अच्छा, ये तो था आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस। इसमें जो है एक टर्म मुझे आपको समझानी है, ये जो फिक्स्ड रेशियो है इस रेशियो का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। इस रेशियो का नाम है, ये जो फिक्स्ड रेशियो है जिसमें सोल्यूट खुद को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ठीक है, और ये बेसिकली एक रेशियो है। ठीक है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट in added solvent divided by concentration of solute present in original solution। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एडेड इन द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय the concentration of solute present in the original solution। ठीक है, यानी कितना सोल्यूट जो है अपना जो हमने सॉल्वेंट ऐड किया उसमें चला गया और कितना सोल्यूट जो है बाकी पीछे सॉल्यूशन के अंदर रह गया। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखने का तरीका, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द एडेड सॉल्वेंट। तो देखो सोल्यूट जो है, सोल्यूट जब सॉल्वेंट में जा रहा है यानी CCl4 में जा रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में। तो हम किसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे, I2 की कंसंट्रेशन इन CCl4। इसको पढ़ोगे कंसंट्रेशन ऑफ I2 इन CCl4। कंसंट्रेशन के लिए ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं।
तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन CCl4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो जो सोल्यूट ओरिजिनल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो कैसे प्रेजेंट है, I3- की फॉर्म में, तो डिवाइडेड बाय ट्राई आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन, ट्राई आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। कुछ बच्चे इस के को देख करके जो क्लास सही तरीके से अटेंड नहीं करते वो समझते हैं कि ये के जो है ये केसी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो वाला जो क्लास 10th में तुम पढ़ करके आए हो, ये वो वाला केसी है, ठीक है। और यहां से जो है देख करके फिर इक्वेशन लिखते हैं, ट्राई आयोडाइड आयन ऊपर और I2 और I- से नीचे लिख देते हैं। तो भाई ऐसा कुछ ना करना, तुम्हारी मेहरबानी, ठीक है ना। चीजों को अच्छे से समझो फिर इक्वेशन लिखना सीखो, ठीक है ना। तो ये बताया कि इक्वेशन ये किस तरीके से लिखी जाती है। 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, और पूछता होता है व्हाट इज ईथर एक्सट्रैक्शन, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन लॉ, और व्हाई आयोडीन इज सॉल्युबल इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ये सवाल, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन। और एमसीक्यू जो खाम खा पूछता है कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज, आप बोलोगे ईथर एक्सट्रैक्शन। अच्छा, आप बोलोगे ये पूछेगा कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड टू सेपरेट दोज सॉल्यूट्स व्हिच आर थर्मली अनस्टेबल और वोलेटाइल। शुरू के 5 मिनट में इसी पर ही बोलता रहा। अच्छा, तीसरा जो सवाल आपसे पूछता है वो पूछता है कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है इज अ डैश प्रोसेस, तो आप बोलोगे इट इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। और पूछता है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज गवर्न्ड बाय, आप बोलोगे इट इज गवर्न्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। या यूं पूछता है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन फॉलोज, आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ। अलग अलग ऑप्शन में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का ऑप्शन भी दे, पार्टीशन लॉ का ऑप्शन भी दे, तो फिर बोथ ए एंड बी का ऑप्शन देगा, ठीक है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह अब अगली क्लास में मुलाकात होगी विद क्रोमेटोग्राफी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।